हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर का। जैसा कि आपको पता है कि 3 पार्ट इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने 4th पार्ट लेके आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 फीचर ऑफ शेयर की बात की थी, शेयर को कैसे जब्त किया जाता है। अब आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो शेयर हमने जब्त किए हैं उनको कैसे री इशू किया जाता है। भाई, कंपनी ने जो शेयर जब्त किए हैं, कंपनी उन शेयर्स को री इशू भी करती है। तो कंपनी वो कैसे करती है, उससे रिलेटेड चीजें हम सीखेंगे और जानेंगे। री इशू करना क्यों जरूरी है? री इशू करना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि 4 फीचर के टाइम पे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, 4 फीचर तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति ने किसी शेयर पे हमें पूरे पैसे ना दिए हों। तो अगर कंपनी के पास वो पूरे पैसे नहीं आए हैं तो कंपनी वो पूरे पैसे वसूल तो करेगी किसी और को शेयर बेच करके। भाई, सामने वाले ने नहीं दिए तो क्या हुआ, कोई और तो देगा। तो कंपनी जब शेयर को वापस, जो जब्त किए हुए शेयर हैं उन्हीं को जब वापस इशू करती है तो हम उसको री इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव द अथॉरिटी to reissue the share once forfeited by them due to non payment of calls। जो भी किस्तें हमने बुलवाई थी उसकी पेमेंट नहीं होने के कारण जो शेयर जब्त हुए थे उन्हें अब हम री इशू करने जा रहे हैं। They can reissue the forfeited shares even at discount provided the discount on reissue does not exceed the amount paid on such shares by the original holder। और जो ये री इशू होता है बच्चों, उसको हम डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। कंपनी उसे डिस्काउंट पे भी कर सकती है, पर डिस्काउंट कितना दे सकती है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक शेयर 10 रुपए का था, ओरिजिनल उसकी कीमत 10 रुपए थी। जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदे थे उसने उस पर 6 रुपए जमा किए थे, तो 6 रुपए तो कंपनी के पास आ गए। अब बचे कितने रुपए आने को? 4 रुपए आने को। तो कंपनी अगर वो शेयर इशू करती है तो वो 4 रुपए कंपनी को री इशू पे वसूलना है। कम से कम 4 रुपए पे तो उसको री इशू करना पड़ेगा। बाकी जो 6 रुपए वो इकट्ठा कर चुकी है उतने का डिस्काउंट दे सकती है। तो कंपनी डिस्काउंट पे री इशू कर सकती है, पर कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है? जितना पैसा उसने वसूल किया था। मतलब 10 रुपए के शेयर पे उसने कितने रुपए ले लिए थे? पहले 6 रुपए उसको मिल चुके थे, तो 6 रुपए तक का वो डिस्काउंट दे सकती है। मतलब मिनिमम 4 रुपए पे उसको री इशू करना ही पड़ेगा ताकि उसकी पूरी वैल्यू कंप्लीट हो सके। समझ गए आप बात को? अगर कंपनी चाहे 3 रुपए पे री इशू करना तो इस केस में वो नहीं कर पाएगी 3 रुपए पे री इशू, क्योंकि 6 रुपए पहले वसूल किए थे और 3 रुपए अभी मान लो री इशू करेगी तब वसूल करेगी तो 9 रुपए ही हो पाएंगे। तो री इशू पॉसिबल नहीं है। 6 रुपए पहले जब्त किए थे तो 4 रुपए पे तो करना पड़ेगा। क्या 4 से ज्यादा कर सकती है? हाँ, कर सकती है। 4 से ज्यादा पे री इशू कर सकती है, ये पॉसिबल है। उन्हीं केसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे, कितने प्राइस पे कंपनी शेयर को री इशू कर सकती है और क्या क्या एंट्रीज होती हैं इसकी। तो ध्यान से देखिएगा, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो री इशू का जरूर आता है। 100% चांस है कि 4 फीचर और री इशू तो आएगा ही आएगा। क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹6 हैज बीन रिसीव्ड टिल इट्स 4 फीचर। 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं। Can be reissued as fully paid up at an amount not less than 10 minus 6। क्योंकि 6 रुपए मिल चुके थे तो 6 रुपए हटा दीजिए, तो 4 रुपए तक मिनिमम प्राइस जो 4 रुपए पे वो रीइश्यू कर सकती है। 4 से ज्यादा पे भी कर सकती है, पर मिनिमम 4 रखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद रीइश्यू ऑफ शेयर 3 तरीके के केस में होता है, एक पार पे, एक प्रीमियम पे और एक डिस्काउंट पे। तो प्रीमियम पे जब होता होगा तो ज्यादा कीमत पे होता होगा, पार मतलब जितने का है उतने पे ही, और डिस्काउंट मतलब कीमत से कम पे रीइश्यू करना, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। इन्हीं 3 केसेस के बारे में हम एंट्री के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां लिखा है री इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। जब हम बच्चों री इशू की एंट्री करते हैं तो अगर हम पार के केस में एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, आप जानते ही हैं, और बैंक हमारी एसेट है, वो बढ़ता है तो डेबिट होता है। दूसरा केस है री इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम।
प्रीमियम पे री इशू किया, मतलब जितनी कीमत है उससे ज्यादा पे री इशू किया। अभी प्रीमियम कैसे होता है, क्वेश्चन के माध्यम से जब हम इसको समझेंगे तो आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। फिलहाल एंट्री देखिए, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हमारी एसेट है। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो पैसा प्रीमियम का है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, तो जो एक्स्ट्रा आया होगा वो प्रीमियम में चला जाएगा। री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अगर हमने शेयर इशू किए हैं डिस्काउंट पे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, जितना डिस्काउंट दिया जाता है ना बच्चों, वो डिस्काउंट का पैसा शेयर फॉर फीचर के अकाउंट से काट लिया जाता है। क्यों काटा जाएगा, अब आप मुझे बताइए कि 6 रुपए कंपनी अगर पहले वसूल कर चुकी है और डिस्काउंट दे रही है, तो कंपनी के पास वो पहले पैसा आ चुका है, उसी 6 रुपए में से डिस्काउंट देना है। तो जब जब्त किया था हमने, इसके लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा, जब हमने जब्त किया था, शेयर फॉरफिट किए थे, तो शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट किया था। अब उसी पैसे से डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए शेयर फॉर फीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, उल्टी एंट्री करने के लिए। टू शेयर कैपिटल, अब इनको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या ये केस होते हैं। उससे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी हैं। इफ फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड एट डिस्काउंट, देन लॉस ऑन री इशू इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट कहां से काटना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से काटना है। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर, और डिस्काउंट कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, जितना पैसा हमने जब्त कर लिया है उससे ज्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते री इशू पे। When the discount on reissue is less than the amount of share forfeited, the surplus is transferred as gain on profit on reissue and should be transferred to capital reserve account. जो भी बच्चों हमको फायदा होगा री इशू के टाइम पे, हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा कंपनी के पास, वो पैसा कंपनी कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। कैपिटल रिजर्व कंपनी के पास वो रिजर्व होता है जिसमें कंपनी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स को डालती है, जो कंपनी बाद में यूज कर सकती है। अभी देखेंगे हम इसको भी एंट्री के माध्यम से। When the shares are reissued at price which is more than its face value, paid up value, called up value, then excess amount will be credited to security premium account. और अगर कंपनी ने वैल्यू से ज्यादा पे रीइश्यू किया है, ज्यादा दाम पे रीइश्यू किया है, तो जितना पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है। ये भी मैंने आपको अभी बताया। अब इन्हें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक केस है, इसमें तीनों केस के बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इसमें तीनों केस मैंने डिस्कस किए हैं। कंपनी इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए। 4 रुपीज एप्लीकेशन पे बुलवाए गए, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे बुलवाए गए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे बुलवाए गए, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 रुपए हो गए। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, 9 के बाद 1 रुपए बचा तो किस पे आएगा, फाइनल कॉल पे आएगा। शेयर होल्डर होल्डिंग 900 शेयर फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स, एक शेयर होल्डर था या जितने भी शेयर होल्डर थे उनके पास 900 शेयर थे, उन 900 शेयर वालों ने हमें पैसा देने से मना कर दिया, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल का, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होगा और उनके शेयर फॉरफीट हो गए। ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड, पहले केस में रीइश्यू हुआ है 10 रुपए एज फुली पेड अप, दूसरे केस में 8 रुपए एज फुली पेड अप, तीसरे केस में 11 रुपए एज फुली पेड अप। तो पहला वाला केस है 10 का शेयर हमने 10 रुपए पे रीइश्यू कर दिया, तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी, तो देखिए 900 शेयर हमने रीइश्यू किए हैं, तो 900 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से हमारे पास कितना पैसा आएगा, तो ये फॉरफीचर की एंट्री डली हुई है। तो फॉरफीचर की एंट्री पे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या आप कहो तो मैं फिर से बता देता हूं, चलिए फिर से बता देता हूं। तो फॉरफीचर की एंट्री को ध्यान से देखिएगा। फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, आपको पता है जितना पैसा हमने बुलवाया उतने से, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 इंटू 10 9,000 रुपए। कौन सी किस्त नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आया, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 900 इंटू 2 1800 रुपए, 2 शेयर फाइनल कॉल 1 रुपए से नहीं आया 900 रुपए, 2 शेयर फॉरफीचर कितने रुपए हमारे पास आए होंगे, तो हमारे पास आए होंगे 4 और 3 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो 4 और 3 900 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से 6,300 रुपए। ये तो जब्ती की एंट्री है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है पार्ट 3 में।
अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो पार्ट 3 का वीडियो जाकर के देख सकता है। आज हम बात कर रहे हैं री इशू पे, तो ज्यादा फोकस हमारा री इशू पे रहेगा। अब ये शेयर मैंने री इशू किए 10 रुपए पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 10, 9,000 रुपए मेरे पास आए होंगे। और ये पैसा कहां क्रेडिट हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल 900 इंटू 10, 9,000 रुपए। शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, शेयर कैपिटल विल इंक्रीज। तो शेयर कैपिटल बढ़ रही है इसलिए वो क्रेडिट होगी जनरल एंट्री के नियम के हिसाब से। तो ये नॉर्मल री इशू की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली, क्योंकि ये पार का केस है। तो 10 रुपए पे री इशू किया तो 900 इंटू 10, 9,000 रुपए हमारे पास आ गए और वो पैसा हमने कहां डाल दिया? शेयर कैपिटल में। अगर हम आगे बढ़े तो अब दूसरा वाला केस है। अब हमने री इशू किया कितने पे? 8 पे। तो फोरफीचर की एंट्री तो सेम रहेगी, री इशू की एंट्री देखिएगा। अब इस बार पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 8, 7,200 रुपए। और आपको पता है मैंने 10 का शेयर 8 रुपए में बेचा है, इसका मतलब मैंने 2 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। तो 2 रुपए का अगर मैंने डिस्काउंट दिया है तो उसको कहां से काटूंगा? देखो, जब फोरफिट किया था तो शेयर फोरफीचर अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट। और उसी पैसे से मैंने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है तो जो शेयर फोरफीचर क्रेडिट हुआ था अब वो वापस से डेबिट हो जाएगा। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 900 इंटू 2, 1,800 रुपए से। टू शेयर कैपिटल 900 इंटू 10, 9,000 रुपए। बच्चों, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं ना री इशू पे, तो उसका पैसा शेयर फोरफीचर अकाउंट से काट लिया जाता है और उसको काटने के लिए शेयर फोरफीचर को डेबिट किया जाता है। इसके पहली वाली एंट्री जो री इशू की हुई थी उसमें हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, इसलिए उसमें शेयर फोरफीचर का नाम नहीं आया था। अब अगर हम तीसरा केस देखें तो अभी देख लीजिए आप, 11 रुपए पे आपने री इशू किया है। जो पेड अप वैल्यू, जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, पर आपने 11 रुपए पे री इशू किया, मतलब 1 रुपए ज्यादा पे री इशू किया है। इस केस में क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा। फोरफीचर की एंट्री तो सेम रहेगी, है ना, तो उसे रिपीट नहीं करते हैं। जब हम री इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आया होगा 900 इंटू 11, 900 इंटू 11 मतलब 9,900 रुपए, 9,900 रुपीज आया। अब क्योंकि मैंने इस केस में कोई डिस्काउंट नहीं दिया है इसलिए शेयर फोरफीचर डेबिट नहीं होगा। डिस्काउंट क्यों नहीं दिया, कैसे पता चला आपको? भाई 10 का शेयर 11 रुपए पे आप बेच रहे हो तो डिस्काउंट कहां है? ये तो महंगा ही बेच रहे हो ना आप। तो टू शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से आएगा, तो 900 इंटू 10, 9,000 रुपए। और जो एक्स्ट्रा पैसा आया सिक्योरिटी प्रीमियम का वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 900 इंटू 1, 900 रुपए। आई होप कि आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी, है ना। अभी इसके बाद एक और एंट्री होती है, वो आगे वाले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। अब एक एंट्री क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन री इश्यू टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, जो भी आपको फायदा हुआ, वो पैसा जो आपको फायदा हुआ है वो पैसा हमें कैपिटल रिजर्व में डालना होता है। क्यों डालना होता है बेटा? ये जो फोरफीचर का काम है ये आए दिन नहीं होता, ये कई सालों में एक बार हो सकता है, ये रोजमर्रा का प्रॉफिट नहीं है। तो जो कई कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं, जो कई सालों में एक बार होते हैं, वैसे प्रॉफिट्स को हमें कैपिटल रिजर्व में डालना होता है। तो जो भी शेयर फोरफीचर का पैसा हमारे पास बच गया होगा, जब्त होने के बाद जो शेयर फोरफीचर आया होगा उसमें से डिस्काउंट का पैसा माइनस हुआ होगा और फिर जो बच गया होगा वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और आपको पता है कैपिटल रिजर्व जब भी बढ़ते हैं तो जनरल एंट्री के नियम के हिसाब से वो क्रेडिट होते हैं। तो ये एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व में डालने की, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसी को हम देखेंगे 3 केस की मदद से, जो हमारे 3 केस थे। पहले वाले केस में बच्चों क्या हुआ था कि हमने जो री इशू किया था वो 10 रुपए पे किया था। भाई शेयर का ओरिजिनल दाम भी 10 रुपए था, आपने री इशू भी किया 10 रुपए पे, मतलब आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो जो शेयर फोरफीचर का पैसा था आपके पास, जो कंपनी ने जब्त किया था, वो पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए जब्त किए थे आपने? 6,300 रुपए जब्त किए थे। तो 6,300 रुपए देखिए पूरा कैपिटल रिजर्व में चला गया। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6,300, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट निल है, इसलिए पूरा 6,300 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो शेयर फोरफीचर हो जाएगी डेबिट और कैपिटल रिजर्व हो जाएगा क्रेडिट। चलिए, तो ये पहले केस में पूरा पैसा चला गया। अब दूसरे केस को देखिएगा। दूसरे केस में क्या हुआ था, मैंने 8 रुपए पे शेयर री इशू किए थे। तो 10 रुपए का शेयर अगर मैं 8 रुपए पे री इशू कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने 2 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट। अब जो 2 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया है वो शेयर फोरफीचर से कटा होगा,
तो फोरफीचर की एंट्री है, उसके बाद री इशू की एंट्री है। अब 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो कहां से काटेंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 900 इंटू 2 1800 रुपए। 1800 रुपए शेयर फोरफीचर के कट गए। हमारे पास शेयर फोरफीचर में कितना था? 6300 रुपए था, उसमें से 1800 रुपए कट गए तो कितने बचे? 4500 रुपए बचे। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4500। हमने 4500 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो प्रॉफिट कितना हुआ था? 6300 रुपए जब्त किए थे, उसमें से डिस्काउंट कितना दिया? 1800 का, तो 4500 हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब तीसरा वाला केस देखते हैं। तीसरे वाले केस में हमने री इशू कितने पे किया था? 11 रुपए पे री इशू किया था। तो एंट्री फोरफीचर की सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट 11 रुपए के हिसाब से 9900 रुपए आया होगा। क्या मैंने यहां पे कोई डिस्काउंट दिया? कोई डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि मैंने शेयर री इशू किए हैं प्रीमियम पे, तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो जो भी पैसा मेरे पास फोरफीचर में होगा मैं उसको कहां ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6300 रुपए। इस केस में भी 6300 रुपए चले जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई डिस्काउंट यहां पे नहीं दिया है ना बच्चों? ओके, तो ये जो मैंने आपको 3 केस दिखाए ये हैं री इशू के केस। अब री इशू के केस जो मैंने आपको बताया, यही 3 केस री इशू होते हैं। इसमें पेड अप और कॉल्ड अप वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो आप एंट्रियों पे आपने ध्यान दिया होगा आई होप, और हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये री इशू के केसेस बनते हैं, और क्वेश्चन में आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि हाँ ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। तो आप वेट करिएगा अगली वीडियो के लिए, उसमें मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जिसमें फोरफीचर भी होगा, री इशू भी होगा, और एग्जाम का भी वो क्वेश्चन होगा। तो आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये चैप्टर बच्चों थोड़ा और आगे जाएगा। इसमें अभी एक टॉपिक है परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट को भी डिस्कस करेंगे। 4 मार्क्स की बैलेंस शीट आती है, उसको कैसे बनाते हैं। ये चैप्टर कम से कम नहीं तो 12 से 15 नंबर का वेटेज कवर करता है बोर्ड में, इसलिए हमें इसे बहुत डिटेल में करना है। तो अभी के लिए आप इन एंट्रियों को रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।